नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो दोस्तों, आपको एक रियलिटी पता है? इंडिया में 60 to 65% जो पेरेंट्स है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद पार्शियली या फुल्ली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये डिपेंडेंट इस वजह से नहीं रहते कि उन्होंने काम नहीं किया, वो जिम्मेदार नहीं थे। ये डिपेंडेंट इसलिए वजह से रहते हैं बिकॉज उन्होंने प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की। तो प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करने की वजह से वो पार्शियली या फुल्ली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसका इफेक्ट उन पे भी होता है क्योंकि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम लगता नहीं है, वो बच्चे पे डिपेंडेंट फील होता है। और सेकंड है कि वो बच्चे पे जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो बच्चे की जो सेविंग है, उनके ड्रीम्स है, उस पर भी इफेक्ट होता है। तो इसी टॉपिक को, जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, इसको प्रॉपर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करेंगे इस वीडियो में, और हम एकदम सिंपल कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बेटा कमा रहा है तो हम सेफ है। ये पहले के ज़माने में सही भी था बिकॉज पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली थी, एक्सपेंसेस कम थे और जो मेडिकल कॉस्ट है वो मैनेजेबल थी। पर आज के ज़माने में जो रियलिटी वो चेंज हो चुकी है बिकॉज आज जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं। आज जो है खर्चे बढ़ चुके हैं लोगों के, और जो मेडिकल कॉस्ट भी वो बढ़ चुकी है। और दूसरा मेन कॉस्ट है कि जो महंगाई है वो महंगाई भी बढ़ रही है। और जो जो चिल्ड्रन है उनको उनका खुद का ईएमआई का प्रेशर रहता है, उनको बच्चों का एजुकेशन का प्रेशर रहता है और सेविंग का प्रेशर रहता है। तो भी सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर किया जाता है अभी भी। तो चलिए दोस्तों, समझते एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। इसमें मैंने नाम चेंज किया क्योंकि मैं नाम किसी का डिस्प्ले नहीं कर सकता है। तो एक हाइपोथेटिकल नाम लेता हूँ। जैसे एक शर्मा जी है, उनकी एज अभी 62 है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया और 60 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो गए। उनका जो पीएफ का पैसा है, उन्होंने पीएफ का पैसा कुछ सेव किया था और कुछ पैसा उन्होंने अपने होम परचेस के लिए या कुछ अपने खर्चे के लिए उन्होंने बीच बीच में निकाला भी था। और कुछ पैसा उन्होंने एफडी में भी उन्होंने सेव किया था। तो उनको लग रहा था कि यही पैसा मेरे रिटायरमेंट के लिए बस है, यानी सफिशेंट है। पर अभी आज की कंडीशन में जो उनको पेंशन मिल रही है वो 12,000 के आसपास पेंशन मिल रही है। पर उनको जो मंथली जो उनको जो हेल्थ का जो खर्चा लगता है, यानी जो दवाई पे खर्चा लगता है, वो 15,000 के आसपास है। और जो महंगाई की वजह से उनके जो डेली के खर्चे या महीने के खर्चे वो मैनेज नहीं हो पाते। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका क्या है रिजल्ट? क्या है कि शर्मा जी के बेटे को हर महीने में उनको पैसे भेजना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि जो शर्मा जी के बेटे के एसआईपी बंद हो जाती है, उनके जो चाइल्ड एजुकेशन का प्लान डिस्टर्ब हो जाता है, और उनको उनके लड़के को होम लोन का और जो एजुकेशन का भी प्रेशर रहता है। तो ये कहानी एक घर की नहीं है, ये कहानी बहुत से घर की है। तो भी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो इंडियन पेरेंट्स और प्रोफेशनल करते हैं रिटायरमेंट के बारे में। तो पहला है कि वो टोटली पीएफ पे ही डिपेंडेंट रहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। उनको लगता है कि पीएफ का ही पैसा सफिशिएंट रहता है। सेकंड गलती है वो जो महंगाई को इग्नोर करते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो महंगाई का खर्चा आने वाला उसको इग्नोर करते हैं। थर्ड है कि जो मेडिकल कॉस्ट रहता है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, उसको वो लोग इग्नोर करते हैं। और फोर्थ है कि बच्चा संभाल लेगा या बेटा संभाल लेगा माइंडसेट पे ही रहते हैं। और लास्ट है कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग को हम फ्यूचर का प्रॉब्लम समझते हैं, पर ये प्रेजेंट का डिसीजन होता है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिखेगा एक रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर में हम स्टेप बाय स्टेप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे कि कैसे एक पर्सन अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है। तो जैसे कि करंट एज हम कोई पर्सन की समझते हैं, वो 30 साल का अभी करंटली है। और उसका जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल हमने कंसिडर किया है। और जो उनका अभी करंटली जो आज का जो महीने का खर्चा है वो हम कंसिडर करते 30,000 उसका महीने का खर्चा है। और जो महंगाई है वो हर साल 6% के आसपास बढ़ती है, ये भी हम कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, करंट उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं। करंट उनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है जो रिटायरमेंट के लिए, वो भी हम जीरो कंसिडर करते हैं। सेकंड है कि जो प्री रिटायरमेंट के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, यानी ड्यूरिंग द रिटायरमेंट जब वो काम कर रहे हैं तब वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उस पर हम रिटर्न कंसिडर करेंगे 12% के आसपास। और पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न मीन्स जो रिटायरमेंट के बाद उनका जो कॉर्पस जमा हो जाएगा उसका जो रिटर्न कंसिडर करेंगे 7%। बिकॉज वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स में हमें रखना है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट के बाद वो पैसे आपको लगने वाले हैं। करते कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल तक है, यानी वो 80 साल तक जिएंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद और 20 साल जिएंगे। बेसिक पैरामीटर को कंसिडर करके हमारा कैलकुलेशन निकलता है, जब वो रिटायरमेंट होंगे यानी 60 साल के होंगे तो उनका जो आज 30,000 का जो खर्चा है महीने का,
वो उनका खर्चा हो जाएगा 1,72,000 के आसपास। उनका जो महीने का खर्चा वही खर्चा हो जाएगा, बिकॉज हमने कंसिडर किया 6% हर साल महंगाई बढ़ेगी। तो आज का जो 30,000 का खर्चा वो हो जाएगा उनका 1,72,000 के आसपास उनका खर्चा हो जाएगा। तो जो खर्चा है उनको, जो महीने का खर्चा करना है, उसके लिए उनको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा, तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3,78,00,000 के आसपास उनको टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा। तो आज के हिसाब से अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आज उनकी एज 30 साल है और उनको 60 साल तक अपना पैसा जमा करना है, तो आपको कितना पैसा लगेगा कि आप रिटायरमेंट के लिए 3,78,00,000 आसपास आप जमा कर सकते हो। तो उसके लिए लगता है 11,000 के आसपास SIP या अमाउंट आपको महीनली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। या आप लमसम आप देखेंगे स्क्रीन रहे है तो उनको 12,64,000 के आसपास अमाउंट अगर आज वो लमसम में डालेंगे तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस का जो गोल है वो अचीव हो सकता है 60 साल की उम्र तक। तो ये हो गया सिंपल रिटायरमेंट प्लानिंग हमने किया है। तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट से अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलता है और आप अपने रिटायरमेंट गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से ही आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, बिकॉज आप अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे तो इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसे सेविंग करना या पैसे जोड़ना नहीं होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहोगे, आप आपका खुद का खर्चा खुद कर सकोगे। थर्ड है कि आप बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे। और फोर्थ है कि आप अपना जो मेडिकल का खर्चा है, आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेगा रिटायरमेंट के बाद, वो खुद कर पाओगे। तो दोस्तों अब दिमाग में सवाल आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें और कहाँ पे पैसे जमा करें। तो पहला है कि आप EPF और या PPF में आप स्टेबिलिटी के लिए आप पैसा जमा कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं रहता पर आपका जो अमाउंट थोड़ा स्टेबल रहता है, तो कुछ पैसा आप EPF या PPF में जमा कर सकते हो। सेकंड है आप म्यूचुअल फंड में SIP में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, इसमें आपको ग्रोथ मिलता है, हाई रिटर्न मिलता है, तो कुछ पैसा आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए। थर्ड है कि आप NPS में टैक्स बेनिफिट और रिटायरमेंट फोकस रहता है, तो आप NPS में भी आपका इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फोर्थ है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपका निकाल के रखना चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद आपके हेल्थ के इशू चालू हो जाते हैं तो आपका हेल्थ का खर्चा बढ़ जाता है। फिफ्थ है कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए कुछ आपका पैसा लिक्विडिटी यानी सेविंग अकाउंट में आपको रखना चाहिए। तो आपका जो अमाउंट है जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो FD और PPF में ही अपना पैसा पूरा रख देते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टेबल है, पर ये जो महंगाई को भी ये प्रॉपर बीट नहीं कर पाते और आप अपने रिटायरमेंट गोल तक अचीव नहीं कर पाते इस वजह से। तो कुछ पैसा, मैं जैसे कि मैंने बोला कि आपका कुछ पैसा NPS में, कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड में और कुछ पैसा आपका PPF में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों कुछ गोल्डन रूल्स है आप याद रखिए रिटायरमेंट के लिए। तो पहला गोल्डन रूल है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको 25 से 30 साल पहले ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करोगे उतना आपको अमाउंट कम लगेगा और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। सेकंड जो गोल्डन रूल है, आपको महंगाई को कंसिडर करना है, बिकॉज आज आपको जैसे 30,000 आपका आज का खर्चा है, वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा, तो आपको महंगाई को भी आपको कंसिडर करना है। थर्ड है कि आपका जो मेडिकल एक्सपेंस है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि आपके जो रिटायरमेंट के बाद यानी आपके जो हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाते हैं तो आपको मेडिकल कॉस्ट को भी आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको कंसिडर करना है। फोर्थ है कि आपको SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड आपको कभी भी बंद नहीं करना है। आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको SIP में भी इन्वेस्टमेंट्स करना है, क्योंकि इसमें ग्रोथ मिलती है। और फिफ्थ है बच्चे को प्लान को बैकअप रखो, बोनस मत रखो, यानी हम बच्चे मुझे संभाल लेंगे, ये अपने को बैकअप रखिए, इसको बोनस समझिए और अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए। तो दोस्तों आज आपकी कोई भी एज होगी, आपको आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को आज से स्टार्ट करना है, प्लान करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अचीव कर सकते हैं उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट्स का प्लानिंग करना है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने समझा कि रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद, बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग नहीं करने की वजह से। तो उसके प्रॉब्लम्स को हमने समझा और हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की और रिटायरमेंट प्लानिंग की कि हम अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, हम चाइल्ड एजुकेशन का प्लान कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने चाइल्ड का फ्यूचर और उसके एजुकेशन का खर्चा हम पहले से ही प्लान करके कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।